नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद धनंजय मिश्रा परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि डीआरडीओ और डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए मिसाइल पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डीआरडीओ के बारे में। इसका फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। किस रूप में किया गया था? ये थल सेना और रक्षा मंत्रालय के टेक्निकल विकास करने के लिए, जो रक्षा मंत्रालय और थल सेना को डिफेंस सिस्टम के लिए इक्विपमेंट चाहिए होती है, उसके लिए उसका निर्माण करने के लिए डीआरडीओ की स्थापना किया गया। अब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन की बात करते हैं। जी सतीश रेड्डी हैं। इनका कार्यकाल 2020 में पूरा हुआ था, लेकिन 2 साल के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग इसके मोटो के बारे में बात करते हैं। इसका क्या थीम है? तो थीम स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। इसका मतलब ये होता है, जो शक्ति होती है वो विज्ञान में ही निहित होती है। अब इतना आप ये समझ गए हैं कि ये मिसाइल का निर्माण करता है, तो ये मिसाइल सिस्टम कहाँ से लॉन्च डीआरडीओ करता है? ये चांदीपुर से लॉन्च करता है। वहाँ पर एक व्हीलर द्वीप है, वहाँ से। अब इसका नाम ये शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं सामने ही मैं लिख दे रहा हूँ। मैं इसका नाम 2015 में अब्दुल कलाम आइसलैंड रख दिया गया था। अब इसका नाम अब्दुल कलाम आइसलैंड इसलिए रखा गया क्योंकि एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके अंदर जितने भी मिसाइल्स का निर्माण किए जाने थे, उन सभी के आर्किटेक्चर अब्दुल कलाम जी ही थे। तो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
दोस्तों थोड़ा साइज़ में मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आप लोगों को महसूस हो रही होगी, आप लोग उसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट 1983 में हुआ था। और ये बंद कब हुआ था? ये जो प्रोग्राम इंड हुआ था, हम लोग बोल सकते हैं ये इंड 2008 में हो गया था। अब जैसा कि मैं बताया, आर्किटेक्चर कौन थे? आर्किटेक्चर मतलब समझ गए आप लोग, इसका जो डिज़ाइन था उसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। APJ अब्दुल कलाम। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था? ये एक प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में मिसाइल का निर्माण करना था। अब इसमें जो मेन मिसाइल है, 5 मिसाइल। कौन सा? पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश और त्रिशूल। अब इसे याद करने के लिए हम लोग जनरली आपको बता रहा हूँ, पटना याद रख लीजिए। ये जो यहाँ पर त्रिशूल है हम लोग यहाँ कर देते हैं, तो इसे आपको याद करने में आसानी होगी। त्रिशूल, नाग प्लस आकाश। याद करने के लिए मैं ऐसे ही पटना नाम दे रहा हूँ मैं। अब साथ में ही ब्रह्मोस मिसाइल का भी इसी प्रोग्राम के तहत निर्माण किया जाना था। अब ये तो हो गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, पर इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा मैं, जो ये दोनों हैं, ये सतह से सतह पर वार करने के लिए होते हैं। जैसे ज़मीन से लॉन्च किया जाएगा और जो टारगेट रहेगा, जो शत्रु रहेगा, वो भी ज़मीन पर ही रहेगा। अब ये जो है नाग, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बाकी ये जो दोनों सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये पांचों क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी, अग्नि सतह से सतह पर मार करने के लिए, त्रिशूल और आकाश सतह से हवा में मार करने के लिए, और नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस क्वेश्चन को आप हमेशा इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। और रही बात ऐसे ही अगर ब्रह्मोस की बात किया जाए तो इसे आप लोग कैसे याद करिए। ब्रह्मा होते हैं वो जनरली आकाश में ही रहते हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वो किसी को मारने के लिए अपना जो अस्त्र है वो ज़मीन पर फेंके हैं। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र जो होता है
आकाश नहीं, मैं हवा बोलता हूँ मैं। सतह से सतह, सतह से हवा। हवा से सतह पर आक्रमण करने के लिए। अब बात करते हैं मिसाइल के बारे में। अब पहले मिसाइल की ज़रूरत के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, पहले के समय या अब का समय, दोनों समय में ऐसा होता था और होता भी है। जैसे क्या होता है, अगर हमारा झगड़ा हो जाता है पड़ोसी से, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाठी डंडा, अगर गदा भी होता है तो गदा भी उठा लेते हैं, तलवार भी होता है तलवार भी उठा लेते हैं उनसे मार करने के लिए। ठीक। और अगर पड़ोसी से कुछ दूरी पर होते हैं, पड़ोसी से कुछ दूर पर, तो वहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे कि यार चलो यार ठीक है, ले लेते हैं कोई गोली बंदूक, वहाँ से उसे दूर से मार देंगे, या बम ले लेंगे, दूर फेंक देंगे, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है। पड़ोसी हो गए, पड़ोसी से दूर हो गए। अब बात करते हैं, अगर आप बॉर्डर पर चले गए तो क्या बॉर्डर पर न तो लाठी डंडा आपकी काम चलेगी और न ही आपका कट्टा काम चलेगी। बॉर्डर पर हमें थोड़ा हाई पावर की चाहिए, जो बम को काफ़ी दूर तक फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर जो मशीन गन बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी दूरी तक यहाँ पर काम चल जाएगा। अब रही, अगर आपकी बॉर्डर पर ही कंट्री में काफ़ी दूरी तक वार करना है, जहाँ आपको दुश्मन दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी दुश्मन वहाँ बैठे हैं, उन्हें कैसे ध्वस्त करना पड़ेगा। अब देखते हैं, आप ये जानते होंगे, जैसे लाठी डंडा, इसमें क्या था अंतर, देखिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको। लाठी डंडा इन सभी में देख रहे हैं, जो लाठी डंडा हो गया या कट्टा हो गया या मशीन गन हो गया या कोई मिसाइल हो गया। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल। लाठी लिख दे रहा हूँ। अब ये मुझे कट्टा ही याद आ रहा है इस टाइम, मैं वही लिख दे रहा हूँ मैं। कट्टा हो गया, और यहाँ पर मशीन गन हो गया, और ये मिसाइल हो गया। अब इससे क्या है कि हम लोग सशरीर उनसे मार झगड़ा करने के लिए पहुँचेंगे। कट्टा कुछ दूरी पर मार करने के लिए पहुँचेंगे, मशीन गन उससे भी ज़्यादा दूरी पर, मिसाइल उससे भी ज़्यादा दूरी पर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मारने के लिए जो चीज़ है हम लोग उसे और अधिक दूरी तक फेंकना चाहते हैं। लाठी यहाँ मार रहे हैं, कट्टा कुछ दूरी पर, और मशीन गन उससे भी ज़्यादा दूरी पर, और मिसाइल उससे ज़्यादा दूरी पर। मैं बार बार यहाँ पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ये मिसाइल कुछ होता नहीं है। मिसाइल बस आपका जो बम होता है, RDX होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने पर, जहाँ मुझे शत्रु को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ हम लोग मिसाइल के कंसेप्ट को समझ गए। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी ढेर सारे गोली लगे हुए हैं। अब क्या है कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैं आपको मिसाइल यहाँ बना दिया बस समझाने के लिए। ये कोई मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक, ये हुआ आपका रॉकेट हुआ, ये हुआ आपका मिसाइल, यही मिसाइल होता है। और ये जो हो गया, ये आपका गोली, बम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिसाइल के कॉन्सेप्ट को समझ लिए कि मिसाइल कोई
ब्लास्ट होने वाली चीज़ नहीं है, वो बस आपके बम को, आरडीएक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए होता है। अब हम लोग मिसाइल के बारे में पूरी तरीके से बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब मिसाइल को प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। ये जो चीज़ें बनी हैं ये अस्त्र, और ये प्रक्षेप, किसी चीज़ को दूर तक फेंकना। मिसाइल जो मैं आपको समझाया, इसमें मैं यही समझाया ना, किसी चीज़ को दूर तक फेंकना, यानी अस्त्र को बहुत दूर तक फेंकना। किसी चीज़ को बहुत दूर तक फेंकना, जो कि मैं आपको समझाया मैं। अब मिसाइल के बारे में बात करते हैं तो कई टाइप की मिसाइल होते हैं। हम लोग टाइप टू टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं। अब टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में बैलिस्टिक मिसाइल होता है और एक क्रूज मिसाइल होता है। अब इसमें अंतर देखिएगा क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज बहुत ज़्यादा होता है। रेंज ज़्यादा होने का मतलब ये, इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हाँ ज़्यादा होता है। रेंज ज़्यादा होने का मतलब आप अपने अस्त्र को काफ़ी दूरी तक फेंक सकते हैं, और ये लगभग आप 1000 किलोमीटर के करीब होता है, और ये काफ़ी वेटेड होता है। काफ़ी वेटेड होता है, काफ़ी भारी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका गोली रहेगा, बम रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। रेंज हो गया, वेट हो गया, और हाइट। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये लॉन्च करने से पहले काफ़ी ऊपर तक पहले जाता है आकाश में, फिर उसके बाद जहाँ मुझे हिट करना होता है वहाँ पर पहुँचता है। तो मैं बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जैसे आप किसी कंकड़ को ही आप अगर ऊपर हवा में उड़ाते हैं तो ये ऐसे जाता है। इस तरीके से ये होता है हाइट। अब इसमें क्या है कि ये काफ़ी, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि जो हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा वायुमंडल होता है उसको भी ऊपर पार कर जाता है, यानी अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। समझ लीजिए कि ये आपका यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक एटमॉस्फेयर है। अब मुझे चाहिए होता है इंजन। अब इंजन का मतलब ये कि जो बम को मिसाइल ले जाएगा, उस मिसाइल में एनर्जी कहाँ से आएगा? तो जब तक ये रहेगा यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, तब तक ये फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेगा। पर जब ये अंतरिक्ष में पहुँच जाएगा तो वहाँ पर, तो इसलिए इंजन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक जेट इंजन होता है जो ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेता है, और एक रॉकेट इंजन होता है जो जब तक एटमॉस्फेयर में रहेगा तब तक एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर अपने फ्यूल को जलाएगा, और साथ में इसके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रहते हैं। जब ये अंतरिक्ष में जाएगा तो उस सिलेंडर के ऑक्सीजन का यूज़
करेगा। तो इसमें जो इंजन यूज होती है, कौन सा इंजन होता है? रॉकेट इंजन। ऐसे ही क्रूज मिसाइल के बारे में भी बताऊंगा, पर मैं सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ही इसकी पूरी बात को कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ होती है बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत ही ये जो मिसाइल होता है कई पार्ट में डिवाइड होता है। कई पार्ट में डिवाइड होने का मतलब कि जैसे ये है, अब जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसके पार्ट्स गिरते चले जाएंगे। और जब ये बैलिस्टिक मिसाइल जब शत्रु पर वार करती है तो वहाँ पर बहुत ही भयंकर तहस नहस करती है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी बम वाला, जब वो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। कई सालों तक सब कुछ ख़त्म सा हो गया था वहाँ पर लाइफ। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज ही उसमें किया गया था। तो हम लोग उसे नाम दे रहे हैं स्ट्रैटेजिक होता है। स्ट्रैटेजिक, आप ये बोल सकते हैं परमानेंट डैमेज हो जाता है सब कुछ। परमानेंट डैमेज हो जाता है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है, उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। अब देखिएगा, अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये आपका मिसाइल हो गया, और जो शत्रु के पास गिरकर जो वहाँ पर ब्लास्ट करेगा, ये इसके लिए बम हो गया, आरडीएक्स हो गया। अब क्या होता है, इसके आगे लगा रहता है, इसे बोलते हैं वारहेड। अब ध्यान दीजिएगा, ये वारहेड हो गया और ये मिसाइल हो गया, और यहाँ से ये लॉन्चर हो गया। अब क्या है कि जैसे ही जब ये यहाँ से छूटता है, एक पोजीशन ये बना लेते हैं, कुछ दूरी तक ये ऊपर जाता है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। अब ये ए पार्ट जो है ये इससे अलग हो जाएगा, ये बी हुआ, ये सी हुआ। फिर कुछ ऊपर तक जाएगा तो ये बी पार्ट भी अलग हो जाएगा, और यहाँ पर इसके पास केवल सी बचा रहेगा। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर कि ये यहाँ पर शत्रु का ठिकाना है। अब जैसे अब लास्ट में सिर्फ ये आपका ये गोली बारूद या बम रहेगा, और साथ में ये वारहेड। अब देखिए यहाँ पर वारहेड क्यों लगाया जाता है, हवा का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़े ना, इसे एक नाम देते हैं पेलोड। अब ये जाकर डायरेक्ट यहाँ पर वार कर देगा। पर आप ये भी जानते हैं शत्रु भी मजबूत होता है। जिस तरीके से हम लोग हवा में कोई
मिसाइल आपकी तरफ आ रही है उसे ध्वस्त कर देते हैं, ऐसे ही इनके भी पास रहता है, जिसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे कि तुरंत इनका रडार जो होगा तुरंत पहचान लेगा कि हाँ मेरे शत्रु की तरफ से कोई मिसाइल आ रही है। तो जैसे ही इनका रडार पहचानेगा, ये अपना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कर देगा और ये हवा में ही इसे भी ब्लास्ट कर देगा। तो मेरा पूरा किया धरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम लगाते हैं जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है क्या सिस्टम बोलते हैं। वो क्या काम करता है, ये बहका देता है। बहकाने का मतलब ये कि कुछ ऐसा कर देता है यहाँ पर कि इसे लगता है कि जो इनका मिसाइल आ रहा है ये इधर आ रहा है। तो ये अपना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस पर वार करते हैं और ये रडार की नज़रों से, जो मेन चीज़ होता है रडार की नज़रों से छुप जाता है और जाकर ये वार कर देता है। तो ये हुआ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सब कुछ जान गए। अब आते हैं इसी का जो सेकंड है क्रूज मिसाइल। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मैं समझा दूँ। अब इसी में क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। तो जो जो चीज़ हम लोग वहाँ पर देखेंगे वही वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे। इसका रेंज कम होगा, इसका वेट कम होगा। वेट कम होने मतलब आप समझ जा रहे होंगे। इसकी हाइट भी कम होगी। अब हाइट जब कम होगी, हाइट कम होने का मतलब ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करेगा। ये इतनी दूरी पर उड़ती है जैसे पेड़ के हाइट के आकार का है, इसलिए इसे ट्री मिसाइल भी बोला जाता है। और आप ये कैसे उड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन जहाज़ होता है, आप लोग देखते हैं कि ये बिल्कुल ज़मीन से एज ए पैरेलल उड़ता है। तो इस तरीके से ये मिसाइल लॉन्च किया जाता है बहुत ही कम दूरी पर। अब यहाँ पर देखें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल था वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में चला जाता था, इसलिए उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी और वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करता था। अब इसमें ऐसा कंडीशन तो है नहीं, ऐसा प्रॉब्लम, इसलिए जो इसमें इंजन यूज करेंगे वो जेट इंजन यूज करेंगे। जेट इंजन वो इंजन होती है जो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करके मिसाइल के अंदर जो फ्यूल है उसे जलाती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल में आप ये देखे थे कि जब शत्रु पर वार करता है पूरी तरीके से परमानेंट डैमेज कर देता है। यहाँ पर आपको टेम्प्रोरी होगा, उसे टैक्टिक बोलते हैं। जैसे वहाँ पर स्ट्रेटेजिक बोल रहे थे, इसे टैक्टिक बोलते हैं। इसका मतलब टेम्प्रोरी डैमेज बोलते हैं। टेम्प्रोरी डैमेज का मैं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब किसी भी कंट्री पर किया जाता है, जैसे हमारा देश ही किया था, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि पूरा पाकिस्तान को बिल्कुल उड़ा दें। वहाँ पर कुछ ऐसा कर दें जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी की तरह हुआ था। तो वहाँ ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर बस ये करना है कि आपको वहाँ टेम्प्रोरी डैमेज कर देना है। जो वहाँ का वो लोग अपना सैन्य बेस बनाए हों उसे बिल्कुल तितर बितर कर दें। तो अब दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा होता है, क्रूज मिसाइल कौन सा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं ये। और इसमें हाँ एक चीज़ और, इसमें ढेर सारे पार्ट नहीं होते। जैसे उसमें ढेर सारे पार्ट थे, समय समय पर वो पार्ट निकलता चला जा रहा था, तो इसमें ऐसा पार्ट नहीं रहता है। पार्ट जो होता है बस केवल ये रहता है, बस इसमें पार्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं।
टाइप 2 की बात करते हैं तो उसके स्पीड के आधार पर मिसाइल के टाइप होते हैं। स्पीड जानने से इसके टाइप जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं मैक क्या होता है। मैक बराबर स्पीड ऑफ साउंड और यहाँ पर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम होगी, ये कितना होता है, ये एयर में 330 मीटर पर सेकंड। अगर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम होगा तो मैक 1 से कम होगा, और वस्तु की चाल ज़्यादा होगा तो मैक ग्रेटर देन 1 होगा। उसी के आधार पर यहाँ पर बांटते हैं। दोस्तों आप लोग इसे इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन देता है तो इंग्लिश में ही देता है। सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इसमें क्या होता है, जो स्पीड होती है ये 1 मैक से कम होती है। सुपरसोनिक मिसाइल में स्पीड ग्रेटर देन 1 मैक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल में स्पीड लगभग 5 मैक के बराबर होती है। अब इसके मैं एग्जांपल्स भी मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको ये आभास होता रहे कि आखिर क्या चल रहा है। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं, नभ में ब्रह्मा जी अपना शौर्य दिखाते हैं। नभ से निर्भया मिसाइल, नभ में ब्रह्मा जी अपना शौर्य दिखाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल शौर्य दिखाते हैं, ये सौर मिसाइल। तो ऐसे ही एग्जाम्पल अगर पिछला की बात किया जाए, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल था, मैं उसमें भी बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर होते चले। ये सुपरसोनिक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो छूटा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं बैलिस्टिक वाला कौन सा होता है और क्रूज मिसाइल कौन सा होता है। एग्जाम्पल से क्या होता है कि आप लोग ये रूबरू होते चलेंगे, समझते चलेंगे कि आखिर अच्छा हाँ ये वाला मिसाइल इस टाइप का है। अब जो भी आप 5 मिसाइल पढ़े हैं, पृथ्वी, अग्नि, ये पटना वाला जो मैं बताया मैं आपको, तो इसमें सभी पृथ्वी, धनुष, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, अग्नि, त्रिशूल, नाग, साथ में इसे याद कर लीजिए, बताऊंगा इसके बारे में, हेलिना, ध्रुवास्त्र, और साथ में सौर्य। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और क्रूज मिसाइल आपका ब्रह्मोस मिसाइल हो गया। अब देखिए दोनों टाइप आप जान गए,
तो ब्रह्मोस के नाम में अक्सर ये आता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आता है ना। तो अब थर्ड टाइप की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेड, टाइप 3 की बात करते हैं। इसमें गाइडेड मिसाइल, और अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल का मतलब ये होता है कि अगर किसी मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है तो तो जब वो आकाश में रहे या उसे लॉन्च कर दिया गया है तो वहाँ पर हम लोग उसे ऑपरेट कर सकें, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकें। जैसे गाइडेड मिसाइल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कृष्ण भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र। उसमें क्या होता था कि वो राक्षस कहीं भी भागता है, कहीं भी डायरेक्शन चेंज करता है, वो हर जगह वो चला जाता है। उससे आप क्रूज मिसाइल समझ सकते हैं। और ये कैसे किया जाता है, ये उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं, उसके माध्यम से, जैसे मछली अपने पंखों के माध्यम से ही अपना डायरेक्शन चेंज करती है, उसी तरीके से गाइडेड मिसाइल में पंख लगे होते हैं। और अनगाइडेड मिसाइल जिसमें एक बार करने के बाद फिर उसे आप डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। इसके एग्जाम्पल जो खास हैं मैं एक बता दे रहा हूँ मैं। नाग मिसाइल, उसमें आप देखेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऐसे लिखा रहता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं टाइप 4, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज के हिसाब से। अब रेंज में मैं इस तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो सके। तो मैं यहाँ रेफरेंस बनाकर बता रहा हूँ। 1000, 3000 किलोमीटर, और मैं यहाँ छोटे में अभी लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे बस बता रहा हूँ कि इसे मैं मिटा दूँगा। ये 1000, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। अब रेंज का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कितने किलोमीटर तक। अब जो 1000 किलोमीटर से कम रेंज वाला मिसाइल होगा उसे शॉर्ट रेंज मिसाइल बोलेंगे। अब जो 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच में रहेगा मीडियम रेंज मिसाइल बोलेंगे। तीसरा मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ मैं, ए, बी और सी। 3000 किलोमीटर से, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसमें 500 किलोमीटर आप बढ़ा दीजिए, यानी 5500 किलोमीटर। ऐसे आपको याद रहेगा ना, 135। तो यहाँ अब 5000 किलोमीटर मिटा दे रहा हूँ मैं। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस लाई करेगी इंटरमीडिएट रेंज बोलते हैं। और 55,000 किलोमीटर से अबव इसे इंटरकॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से आप दूसरे महाद्वीप पर वार करें। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, ये किस रेंज की है। तो देखिएगा, पृथ्वी जो बन चुका है वो 3 बन चुका है, और अग्नि 5 बन चुका है। पृथ्वी 1 भी 60 रेंज की होती है, पृथ्वी 2 भी, पृथ्वी 3 भी। और इसी में कुछ डेवलप करके एक बनाया गया है, उसे संस्करण बोलते हैं, धनुष।
धनुष मिसाइल, ये 60 रेंज में आती है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये आपको दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। अग्नि 1 एंड 2, अग्नि 1 एंड 2 मीडियम रेंज में आता है। इंटरमीडिएट रेंज में अग्नि 3 एंड 4 दोनों आता है। और इंटर कॉन्टिनेंट में अग्नि 5 और जो डेवलप हो रहा है ये अग्नि 6। तो ये रेंज के आधार पर हो गया। अब मैं इसे एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। 60 रेंज 1000 किलोमीटर से अंदर, जैसे मैं याद करवा रहा हूँ मैं, 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर से कम 60 रेंज, 1000 और 3000 किलोमीटर के बीच में मीडियम रेंज, 3000 से 55,000 किलोमीटर के बीच में इंटरमीडिएट रेंज, और 55,000 से ऊपर ये इंटर कॉन्टिनेंट रेंज होता है। जो 60 रेंज होती है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, और जो उसका इम्प्रूव्ड फार्म होती है धनुष, ये चारों एग्जाम्पल इसके हो गए। मीडियम रेंज में अग्नि 1, अग्नि 2, फिर उसके आगे अग्नि 3, अग्नि 4, फिर उसके आगे अग्नि 5, अग्नि 6। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, या आप बोल सकते हैं इन सब चीज़ों को सदाबहार टॉपिक, जो जनरल स्टडी होता है उन सभी के टॉपिक सदाबहार क्वेश्चंस होते ही हैं। टाइप 6 में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, लॉन्च मीडियम के हिसाब से। लॉन्च मीडियम में ज़मीन से लॉन्च किया गया या कहाँ से लॉन्च किया गया। तो ये शायद ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा। लॉन्च मोड के हिसाब से सरफेस टू सरफेस, पहले सरफेस बात कर लेते हैं। सरफेस टू सरफेस, और दूसरा सरफेस टू एयर। अब ये पहले में आपको जो बताया पटना, ये जो पृथ्वी अग्नि थे ये सरफेस टू सरफेस थे, और ये त्रिशूल और ये त्रिशूल आकाश ये सरफेस टू एयर थे। आपको मिल गया। तो कौन सा आपको याद हो जाएगा? पृथ्वी। अगर पृथ्वी का नाम लिया तो पृथ्वी के जितने भी रूप बने हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ये सभी हैं। और साथ में भी आपको ये भी बताया पृथ्वी का इम्प्रूव्ड फॉर्म, जो पृथ्वी का इम्प्रूव्ड फॉर्म धनुष होता है, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही रहेगा। पृथ्वी अग्नि। अब सरफेस टू एयर की बात करते हैं। ये उसमें पटना से ही मैं बताया, त्रिशूल और आकाश। अब एयर टू एयर की बात करते हैं, फिर एयर टू सरफेस बात करते हैं। सरफेस से लॉन्चिंग वाला हो चुका। अब एयर टू एयर की बात करते हैं। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस। अब इसे याद करने के लिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ मैं कौन सा है।
अब ब्रह्मा जो भगवान हैं वो पता नहीं कहाँ से हवा में से ही अपने हाथ में अपने हाथ में अस्त्र ले लेते हैं और उसे मान लीजिए ज़मीन के लोगों को, ज़मीन पर कोई राक्षस उसे मारना होता है तो अस्त्र को उठाते हैं और हवा में ही मार देते हैं, हवा से उठाते हैं हवा में ही मार देते हैं। तो ये एयर टू एयर हो गया। अब अस्त्र कौन सा है? ये ब्रह्मास्त्र वाला अस्त्र है। ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र अस्त्र उठाया हवा से हवा में और उसे ज़मीन पर मार दिया। आप इसे अपने से भी याद कर सकते हैं। तो ये एयर टू एयर हो गया और ब्रह्मास्त्र जो हो गया एयर टू सरफेस हो गया। अब एक इसमें लास्ट बचा है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि आप ये जान रहे हैं कि ये नाग, कई बार इसका मैं जिक्र कर चुका। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, और एक अमोघ मिसाइल भी होता है, ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही होता है। तो ये मिसाइल के टाइप्स हो गए और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने हैं। अब हम लोग कुछ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और जो मिसाइल कि हमने जिक्र नहीं किया या जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाग की बात करते हैं, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब इसका इम्प्रूव्ड फॉर्म फिर से तैयार किया गया है। ये हेलिना और ध्रुवास्त्र। हेलिना कहने मतलब ये हेलीकॉप्टर से चलाया जाएगा, और साथ में इसी के साथ एक और याद रख लीजिए अमोघ, ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, साथ में याद रखेंगे तो सही रहेगा। अब एक पृथ्वी। अब पृथ्वी जो मिसाइल है वो एक बना, दूसरा भी बना, तीसरा भी बना। अब इसका इम्प्रूव्ड फॉर्म धनुष मिसाइल बना। अब ये जो पृथ्वी है ये ज़मीन से, स्थल से ये वार किया जा सकता है, पर ये धनुष मिसाइल ये नाव में जो लगे होते हैं, नेवल सबमरीन में लगे होते हैं, नेवल मिसाइल होता है। ये नेवल मिसाइल में लगे होते हैं और वहीं से ये लॉन्च किया जाता है धनुष मिसाइल। और एक मिसाइल जान जाते हैं, सौर मिसाइल, निर्भया मिसाइल, बराक 8 मिसाइल। सौर निर्भया के बारे में मैं पहले ही बताया, जब सुपरसोनिक जब स्पीड के आधार पर चल रहा था, नभ में ब्रह्मा अपना शौर्य दिखाते हैं। तो इसमें इतना जान लीजिए, सौर्य ये कौन सा है? नभ में ब्रह्मा अपना शौर्य दिखाते हैं, यानी कि हाइपरसोनिक। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये सबसोनिक मिसाइल है। और बराक 8 इसमें ये पूछा जाता है, ये इंडिया और इजराइल के द्वारा बनाया गया था। तो ये तो हुई मिसाइल के बारे में बात पूरी हो गई। लेकिन जो ये मिसाइल बनाया जाता है ये तीनों सेनाओं के लिए बनाया जाता है, स्थल सेना,
वायुसेना और नेवल सेना। तो हम लोग इसी टॉपिक में सबमरीन की जो इम्पॉर्टेंट तथ्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि जो भी रक्षा से संबंधित वीडियोज़ हैं, जैसे इससे पहले मैं इसरो के वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, इस चैनल पर है। और इसरो हो गया, DRDO हो गया, मिसाइल हो गया, तो ये मन में आया कि सबमरीन भी इसी के साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं। अब सबमरीन इतना डीपली नहीं जाऊंगा, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं बस उसी को मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 8 दिसंबर ये सबमरीन डे होता है। क्वेश्चन पूछता है सबमरीन डे। और भारत की पहली पनडुब्बी के बारे में पूछता है, तो ये है INS कलवरी। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, जो वैसे जो सबमरीन होते हैं उसमें 2 टाइप के होते हैं, डीजल से उन्हें एनर्जी मिलती है और दूसरा न्यूक्लियर पावर से। तो अगर पूछा जाए भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, तो ये INS अरिहंत। हमारे पास इस टाइम 2 परमाणु पनडुब्बी है, और जो परमाणु पनडुब्बी है वो इस टाइम डेवलप्ड हो रही हैं। INS चक्र, अब देखिए, अब जो बताने जा रहा हूँ कंफ्यूज ना होइएगा उसमें। ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, पर ये नेवल शिप में सबसे पहले इसको शामिल किया गया था। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो नेवी में दोस्तों, आज की क्लास अब यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं इस उद्देश्य से पढ़ाया हूँ। मैं जिस तरीके से कंपटीशन में आता है, साथ में ही कोशिश ये किया हूँ कि आप इन सब चीज़ों को विवश हो जाएं नोट डाउन करने के लिए। दोस्तों, आज मैं अपना क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहिए, हेल्दी बने रहिए। धन्यवाद।